अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का आखिरी दिन है और इस महीने का पहला जुमा ख़त्म हो रहा है, यानी वीकली क्लोजिंग आज होगी। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि कल हमारा ये आखिरी क्वार्टर शुरू हो गया है। इस साल का फोर्थ लास्ट क्वार्टर हैज़ बीन स्टार्टेड और आज इसका पहला वीक है, जो कि 2 दिन इसके गुजर रहे हैं इस महीने के। लेकिन ये वीकली क्लोजिंग होगी और आज से 2 दिन कबल मंथली एंड क्वार्टरली क्लोजिंग आई थी, जो कि मैंने आपसे कहा था कि उसकी क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उन्हीं के टेक्निकलिटीज़ के बेसिस पे मार्केटें उसको मलहूज़ खातिर रखते हुए चलती हैं। चाहे वो अमेरिका की स्टॉक मार्केटें हों या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX या KSE 100 इंडेक्स हो या दुनिया का कोई भी इंडेक्स हो, ये टेक्निकलिटीज़ के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस ये डेट्स होती हैं, चाहे वीकली, मंथली, डेली और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के जो क्लोजिंग होती है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि हम सबको पता है, पिछले 2 दिनों से चाइना की जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कंसिडर की जाती है, वो नेशनल हॉलीडे के हवाले से बंद पड़ी हुई है। आज दूसरा दिन है, चाइना में नेशनल सेलिब्रेशन चल रही है, नेशनल हॉलीडेज के हवाले से सेलिब्रेशन हो रही है और 71 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और चाइना के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में, शंघाई में, बीजिंग में और वुहान सिटी में, बहुत सारे शहरों में वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है। मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं, स्टॉक एक्सचेंज बंद पड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर्स बंद हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं। तो ये बड़ी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की हॉलीडेज होती हैं। 7 डेज यानी 8 अक्टूबर को चाइना जाके खुलेगा। अच्छा, इससे पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था, जब भी किसी भी इकोनॉमी में कोई लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए छुट्टियों का समा आता है, चाहे वो पाकिस्तान में ईद उल फितर की छुट्टियों के हवाले से सिलसिला हो या पाकिस्तान में 14 अगस्त हो या ईद उल अजहा हो या हज बैतुल्ला में हज के हवाले से जो छुट्टियां होती हैं, उस हवाले से हमने ये देखा है कि मार्केटें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब बंद होती हैं, चाहे वो अमेरिका में क्रिसमस डे हॉलीडेज हों या न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो या इसके अलावा थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे और गुड फ्राइडे, ईस्टर हॉलीडे जो आती हैं, उसमें हमने देखा है कि मार्केट में वॉल्यूम काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। और आज यही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि चाइना जो कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसके बंद होने की वजह से आज हम दुनिया के जो फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं, यानी चाहे पाकिस्तान की PSX इंडेक्स हो या यूरोप के इंडेक्स हो या अमेरिका के इंडेक्स हो, वो काफ़ी मार्केट में वॉलेटाइल दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यही है कि चाइना बंद पड़ा हुआ है, वन मैन शो हो रहा है। मार्केट नीचे है तो नीचे आती चली जा रही है, ऊपर है तो ऊपर चलती चली जा रही है, क्योंकि उसको एनकाउंटर करने वाली कोई दूसरी इकोनॉमी मौजूद नहीं है। और इसी वजह से मार्केट में आज निस्बतन हमें वॉल्यूम तो कम है, लेकिन मार्केट की मूवमेंट जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही है। और आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन 100-150 पॉइंट अमेरिका की स्टॉक इंडिसेस जो है, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक जो है वो माइनस में है, रेड टेरिटरी में मार्केटें ट्रेड हो रही हैं। हालांकि कल हमने देखा कि मार्केटें हायर साइड पे चली गई थी। तो बहरहाल ये सबसे बुनियादी वजह यही है कि चाइना की मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं और 7 डेज के लिए मार्केटें क्लोज हैं। इसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी और एक हैपोसेट किस्म की मार्केट में मूवमेंट दिखाई दे रही है। अच्छा, बात हम ये कर लेते हैं कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल के हवाले से, जैसे कि रोज़ाना की बेसिस पे मैं आपको अपने तज्जियाती और जो मुतालियाती मेरी स्टडीज़ होती हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ उन तमाम लोगों को जो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं, चाहे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं या वो फुटसी स्टॉक एक्सचेंज में हो या वो तल अबीब इसराइल की स्टॉक में ट्रेड करते हो या वो सऊदी अरब के सऊदी अरामको के हवाले से ट्रेड करते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। मेरी इस क्लिप से उनको जरूर कुछ ना कुछ इस्तेफादा जरूर होता होगा, आई पर्सनली बिलीव। तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, एक तो हमारे पास जो अमेरिका की इकोनॉमी के हवाले से सिलसिला चल रहा है, आज बड़ी एक हम कह सकते हैं कि इसको धमाका खेज खबर तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर ये खबर 6 महीने पहले आती, और वो खबर है ट्रंप और मिलानिया ट्रंप जो है उनको कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट आया है, तो ये बड़ी नेगेटिव खबर है। लेकिन जैसे कि मैंने काफ़ी महीनों से, 2-3 महीनों से मैं आपसे ये बात करता चला आ रहा हूं कि कोविड-19 या कोरोना वायरस का जो सिलसिला था वो आज से 7, 8, 9 महीने पहले
पहले, इसका नेगेटिव इंप्लीकेशंस मार्केट में बहुत ज़्यादा पड़ा था। और हमने ये देखा कि था कि अमेरिका हो, यूरोप हो, इवन पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी क्रैश कर गई थी, मार्केटें लो पे लो बना रही थी। और आज भी सूरत हाल यही है कि इस नेगेटिव खबर के कि जनाब ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को पॉजिटिव टेस्ट आया है कोविड-19 का, कि मार्केट स्लम कर जाएगी, गिर जाएगी, क्रैश हो जाएगी। नथिंग विल हैपन। अब ये चूरन बिक चुका है, इससे कोई फायदा नहीं होगा कि मैं ये कहूंगा कि यूरोप में जो मिनी स्मार्ट लॉकडाउन आ रहा है, या कहीं और पाकिस्तान में या दूसरी इकोनॉमीज में जो है वो माइक्रो लॉकडाउन आ रहा है, तो इसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट अब नहीं आएगा। मार्केट में जो आना था वो हो चुका है। अब ये कहना कि जनाब सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आ रहा है, मार्केटें क्रैश कर जाएंगी, आई पर्सनली बिलीव नथिंग विल हैपन। अगर मार्केट को अगर नीचे आना है, कुछ क्रैश करना है, तो उसके लिए कोई एक बहुत बड़ी खबर चाहिए, या कोई पॉलिटिकली खबर चाहिए, या जो वॉर वाली सिचुएशन होती है, जिस तरीके से हम ये पिछले काफी दिनों से देख रहे थे कि जनाब जो एक ट्रेड वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हुई थी अमेरिका और चाइना के दरमियान, अभी भी वो है। इसी तरीके से अमेरिका और यूरोप के दरमियान एक तिजारती खलफशार बहुत ज्यादा पाया जा रहा था। उस बेसिस पे हम ये भी नहीं कह रहे कि उस पे भी मार्केटें गिर जाएंगी। मार्केट को गिरने के लिए बुलेट्स एंड बॉम्ब्स की जंग चाहिए, या हमारे पास कोई ऐसी खबर आए जो बैक इन 1987 में एक ब्लैक फ्राइडे या ब्लैक मंडे हमारे पास गुजरा था, जिसमें हमने ये ब्लैक मंडे जो हुआ था 1987 अक्टूबर में, जिसमें मार्केटें तकरीबन 25-30% क्रैश कर गई थी। और उसकी वजह यह थी कि कंप्यूटर सिस्टम थोड़ा सा उसके अंदर वायरल इन्फेक्शन या कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मार्केट गिरी थी। ये यहां पे भी मुमकिन है। आज जिस तरीके से आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हमारे पास जो है ये खबरें आती हैं कि जनाब उसकी साइट हैक हो गई हैं। अमेरिका की इकोनॉमी के जो एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, या अमेरिका की स्टॉक मार्केट का जो है वो साइट हैक हो गई है। अभी पिछले दिनों हमारे पास जापान की खबर आई थी 2-3 दिन पहले कि उनकी जो है पूरा सिस्टम जो है वो बंद कर दिया गया है, उसको होल्ड कर दिया गया बिकॉज ऑफ सब सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। तो इन बेसिस पे हमें ये नजर रखनी चाहिए कि कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम एक सीवियर किस्म का अगर आ जाता है, तो इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक में कोई क्रैश आ जाएगा, बड़ा फॉल आ जाएगा। अदरवाइज इस बेस पे कि जनाब ट्रंप साहब को और मेलानिया ट्रंप को पॉजिटिव टेस्ट आया है तो कोरोना वायरस की बेसिस पे मार्केटें गिर जाएंगी, नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मार्केटें को गिरने के लिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग खबर चाहिए जिस पे हम ये कह सकते हैं कि मार्केटें गिरेंगी। अदरवाइज इट इज अ टेक्निकल करेक्शन, और एक हेल्दी करेक्शन भी कहा जा सकता है। तो बहरहाल ये खबर है कि जनाब ट्रंप और मेलानिया को वायरस जो है वो इफेक्ट हुआ है, तो इससे बहरहाल मार्केट में कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। एक पॉजिटिव खबर हमारे पास चल रही है, जो कि मैं तकरीबन 1 महीने से आपसे जिक्र करता चला आ रहा हूं। अमेरिका में नया स्टिमुलस पैकेज 1.6 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस के पास होने की बातें हो रही हैं, अभी तक पास नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये पास हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर है। लेकिन इस पर अभी काम हो रहा है, बातें हो रही हैं कांग्रेस में, इसके हवाले से जो है वो बहस और मुबाहिसा अभी हो रहा है। अच्छा, कुछ बात हम कर लेते हैं पहले ऑयल के, क्रूड ऑयल के हवाले से। मैं आपसे जो मेरी अपनी तज्जियाती मुतालियाती जो मैं एनालिसिस और तबसरे में देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, अखबारात देखता हूँ, मैगजीन देखता हूँ, डिफरेंट सोशल साइट्स हैं, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, investing.com हो, CNN हो, BBC हो, और पाकिस्तानी डिफरेंट जो ऑथेंटिक चैनल हैं उनको मैं मुताला करता हूँ, देखता हूँ। उन बेसिस पे मैंने काफ़ी अरसे से आपसे यही एक बात कर रखी है, जो पिछले 1 महीने पहले जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ था, जिसमें मुत्तहदा अरब इमारात ने और बहरीन ने दस्तखत किए, और ये बड़ा सराहा गया पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिकन इकोनॉमीज़ में भी इसको बड़ा पॉजिटिव लिया गया। अब हमारे पास खबरें आ रही हैं कि लेबनान जो कि जिसका बैरूत कैपिटल है, जिसमें पिछले दिनों वहाँ के एक सी साइड पे एक धमाका भी बड़ा हुआ था, नाइट्रेट अमोनियम कुछ धात रखी हुई थी या उसके केमिकल्स थे, जो कि ब्लास्ट हुआ, काफ़ी 200-300 लोग उसमें मारे गए और बहुत शदीद उसमें लोगों को नुकसान हुआ लेबनान और बैरूत में। लेबनान की तारीख हमें पढ़ने की ज़रूरत यह है कि लेबनान का बॉर्डर मिला हुआ है इसराइल या फ़लस्तीन के साथ। अब ये बातें आ रही हैं कि अच्छा, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा ज़माने से चपकलिश चल रही है। लेबनान के जो समंदरी हुदूद हैं उस हवाले से भी इसराइल के साथ ख़राबी रहती है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तल्ख कलामियाँ होती हैं। इसी तरह उनकी जो लैंड है, उनकी जो ज़मीनी रास्ते हैं, ज़मीनी जो बॉर्डर हैं,
उसके हवाले से भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पाया जाता है। और अक्सर हमने देखा है कि कोल्ड वॉर इन दोनों इसराइल और लेबनान के दरमियान होती है। एक बड़ी पॉजिटिव खबर आई है कि इसराइल और लेबनान के दरमियान भी ये समंदरी हदूद और लैंड के हवाले से इनके दरमियान एक मुफाहमती जो है मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। ये बड़ी पॉजिटिव है। अब हम ये देख रहे हैं कि कमिंग डेज में माइट पॉसिबल कि लेबनान जो है वो भी इसराइल को एक्सेप्ट कर ले और उसकी इंटेग्रिटी को कबूल कर ले। अच्छा, इससे पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर ये महसूस हमें होता रहा, और जो डिफरेंट खबरें आती हैं हमारे पास और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सऊदी अरब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सऊदी अरब को अमेरिका ने और यूरोपियन इकोनॉमीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया हुआ है कि वो चूँकि अरब कंट्री का या OIC का एक सबसे बड़ा मेंबर है और हमारे मुसलमानों का क़िबला जो दोम है, खाने काबा है, मदीना मुनव्वरा है, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि मुसलमानों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। तो इस वजह से सऊदी अरेबिया का जो एक स्टेटस है वो एक बड़ा एपी सेंटर है मुसलमानों के हवाले से। तो मुसलमानों के जितने भी 57 या 60 कंट्रीज़ हैं उन तमाम लोगों की नज़रें सऊदी अरब के ऊपर लगी हुई हैं कि सऊदी अरब इसराइल की इंटीग्रिटी को एक्सेप्ट कर लेता है तो इट मीन्स के पूरी आप कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा खलफशार तो शुरू हो जाएगी मुस्लिम दुनिया में, लेकिन ज़ाहिर है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा मुखालफत हम देख रहे हैं कि टर्की है, ईरान है, वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं सऊदी अरब के और सऊदी अरब को ये कह रहे हैं कि वो इसराइल की इंटीग्रिटी को एक्सेप्ट नहीं करें। लेकिन मेरी जो अपनी स्टडीज़ हैं जो कि मैं आप लोगों से रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता रहता हूँ कि सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर इसलिए पड़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि 3 नवंबर के इलेक्शन से पहले पहले सऊदी अरब जो है वो इसराइल को कबूल ले। अब सिर्फ एक महीना 31 डेज़ रह गए, तो बहुत ज़्यादा कवी इम्कानात है कि सऊदी अरब जो है इसको कबूल ले, और ख़बरें हमारे पास यही अंदर खाने में आ रही हैं। और अदरवाइज सऊदी अरब 3 नवंबर से पहले एक्सेप्ट नहीं करता तो ऑयल की मार्केटें डाउन साइड पे आएंगी, और उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो ऑयल है, वो क्रूड ऑयल है, वो तेल की प्रोडक्ट्स को बेचता है और उससे वो पैसे कमाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि तेल की कीमतें कम आने की वजह से सऊदी अरब की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो उनका एक कैपिटल है पूरी इकोनॉमी का, उनका जो GDP रेशो है वो डिक्लाइन कर रहा है। वो 7%, पिछले दिनों खबर थी कि 7% तक वो डिक्लाइन कर गया है, और उसकी वजह यही है कि वो क्रूड ऑयल जो कि $80 पे बिक रहा था 1.5-2 साल पहले, आज $37 पर है। तो हाउ इट इज पॉसिबल? मेरी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है और वो सैलरी मेरी 50,000 रुपए हो जाए तो मुझे तो झटका लगेगा। यही सिचुएशन सऊदी अरब के ऊपर है। सऊदी अरब की इकोनॉमी जो कि ग्रो कर रही थी, ग्रूम हो रही थी, और वो पेट्रोल की बेसिस पे बहुत ऊपर जा रही थी। इवन के मक्का मदीना में जिस तरीके से आज़मीन हज और आज़मीन उमरा उमायदीन जो आते हैं उनकी बेसिस पे वहां कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही थी, लेकिन वो बिल्कुल जीरो हो गई है। कोरोना वायरस की बेसिस पे सऊदी अरब में लोगों ने जाना बंद कर दिया। उनकी पॉलिसी जो खारजा पॉलिसी है उस बेसिस पे वहां पे ज़ायरीन नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत श्रिंक हो गई है। इवन जो तेल की कीमतें 37 और 36 और $38 चल रही है, इसकी वजह से भी सऊदी अरब की इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो गई है। इस बेसिस पे मेरी अपनी प्रेडिक्शन यही है कि जब तक अनटिल एंड अनलेस सऊदी अरब इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है, अमेरिका की प्रेशर है, अमेरिकन लॉबी का प्रेशर है, कांग्रेस का प्रेशर है, यूरोपियन इकोनॉमीज का प्रेशर है, सऊदी अरब को बाय हुक और बाय क्रुक इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट अगर सऊदी अरब नहीं करेगा तो यही तेल की कीमत जो आज $37 तक चल रही है, ये माइट पॉसिबल ये $27 तक आ जाए। लेकिन आई बिलीव कि सऊदी अरब को इसको कबूलना पड़ेगा, क्योंकि अगर सऊदी अरब इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो सऊदी अरब की इकोनॉमिक कंडीशन, इक्तिसादी व माशी हालात बहुत ज्यादा अबतर होते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS भी कहा जाता है, वो 2030 की एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी ला रहे हैं, एक नया रोशन सऊदी अरब लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि औरतों को आज़ादी दी जा रही है। वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त एक सऊदी खूबर एक जगह है, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट खुला है जिसका नाम है द बार्किंग लॉट। उसमें आप अपने कुत्ते बिल्ली अपने पेट्स को लेके जा सकते हैं, खवातीन वहाँ चाय कॉफ़ी इंजॉय कर सकती हैं। तो ये पहले मुमकिन नहीं था। वहाँ पर अकेले औरत गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकती थी, उसको अपने किसी महरम के साथ गाड़ी में जाना पड़ता था। तो हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब एक नए हॉरिजन पे आ रहा है, वहाँ पर एक नई तब्दीली आ रही है, जिस बेसिस पे आई बिलीव या हमें ये महसूस होता है कि सऊदी अरब सूनर और लेटर इसराइल को एक्सेप्ट करेगा। और इसके एक्सेप्ट करने में अभी हम ये नहीं कह सकते कि जनाब
अमन और शांति हो जाएगी और पीस प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि इसके एक्सेप्ट करने के बाद इस मुस्लिम दुनिया में, इस्लामिक कंट्रीज़ में एक खलफशार क्रिएट होगा और इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि तेल तो ऊपर चला जाएगा, 40, 41, 41, 44 डॉलर से तेल तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन इस चपतलिश की बुनियाद पे सोने की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। सोना आज जो कि तकरीबन $1900 पर आउंस के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि जब ये टेंस सिचुएशन क्रिएट होगी, आपस में मुसलमानों में खलफशार क्रिएट हो जाएगा, और हम ये समझते हैं कि अगर सऊदी अरब इसराइल को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो कंडीशनल या अनकंडीशनल एक्सेप्ट करता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनेगा वो फ़लस्तीनी अवाम बनेगी, जो कि पिछले 70 साल से या 100 साल से अपने ज़मीन के हक़ के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब, जो कि जिसके पीछे हम सब खड़े हुए हैं, हम सब तमाम मुस्लिम उम्मा खड़ी हुई है, लेकिन सऊदी अरब का एक्सेप्ट कर लेना, इसराइल की इंटेग्रिटी को कबूल करना, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल होगा फ़लस्तीन के हवाले से पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। तो बहरहाल ऑयल की जो मार्केट है वो मैंने आपको बता दिया कि ऑयल और सोने में क्या कुछ हो सकता है। सोने की मार्केट है ऊपर जाने की वजह मैं पहले भी रोज बयान करता रहता हूं कि जब तक हमें पूरी दुनिया से इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की खबरें नहीं आएंगी, सोने की कीमतें नीचे नहीं आएंगी। ना तो अमेरिका की स्टॉक मार्केटें क्रैश करेंगी, हमें अमेरिका की स्टॉक मार्केट को नीचे लाने के लिए, सोने की कीमतों को नीचे लाने के लिए पूरी दुनिया की इंटरेस्ट रेट के हवाले से अपनी निगाहों को मरकूज रखना पड़ेगा, और हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन सी इकोनॉमीज हैं, चाहे वो रूस है, अमेरिका है, यूरोप है, इंडिया है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, इवन टर्की, हमें इनको देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के हवाले से कोई इशारे दे रहे हैं या नहीं। उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि फिर स्टॉक मार्केटों में कुछ क्रैश वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। इस बेस पे कि जनाब ट्रंप साहब को कोविड-19 पॉजिटिव हो गया, मिलेनियम हो गया, इस पे स्टॉक मार्केटें नीचे आती हुई दिखाई नहीं देती। मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी, दैट विल बी नोन एज द हेल्दी टेक्निकल करेक्शन, एंड दैट्स ऑल। तो बहरहाल ये कुछ खबरें थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। आज है जुमा, आज है वीकेंड, आज मार्केटें क्लोज होंगी। टेक्निकल ग्राउंड पे आज रात को हम देखेंगे कि पूरी दुनिया की जो ग्लोबेक्स मार्केट है वो किन टेक्निकलिटीज को फॉलो करते हुए बंद होती हैं और उसकी इंप्लीकेशन मंडे की मार्केट पर क्या पड़ेंगी। तो बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी, जो बातें थी जो कि आपके साथ शेयर की गई। इस हफ्ते इतवार में हमें जो अपनी निगाहों को मरकूज रखना पड़ेगा वो अमेरिका में होने वाले इलेक्शन के हवाले से रखना पड़ेगा, और जो डिबेट का सिलसिला शुरू हुआ है ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान, वो 15 अक्टूबर को नेक्स्ट सेकंड है, और उसके बाद लास्ट इनकी 22 अक्टूबर को नेशनल ये जो डिबेट्स का सिलसिला है, इलेक्शन डिबेट, वो होगा, यानी 15 अक्टूबर एंड 22 अक्टूबर इनकी दो डिबेट्स रह गई हैं। इसके अलावा 7 अक्टूबर को एक डिबेट होगी जो कि वाइस प्रेसिडेंट कमाला हारिस और दूसरे हैं माइक पेंस, उनके दरमियान 7 अक्टूबर को एक डिबेट होगी। उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा हम नहीं कह सकते क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट्स की डिबेट होगी। तो बहरहाल ये भी एक डेट है और हम इसको क्लोजली वॉच में रखेंगे। इसके अलावा कराची स्टॉक एक्सचेंज आज हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 पॉइंट प्लस है। कल भी मार्केट 150 पॉइंट प्लस बंद हुई थी। हमारे पाकिस्तान में जिस तरीके से ये सियासी खलफशार दोबारा से शुरू हो गया है, हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान साहब और जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको गिरफ्तार किया है नैब ने, जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पिछले 4-5 दिनों में तकरीबन 1100-1200 पॉइंट गिर गई, डाउन हो गई, डिक्लाइन हो गई। तो बहरहाल हमारी दुआ है, इस्तिदा है कि हुकूमत पाकिस्तान और हज़ब इख्तिलाफ सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करें, अपनी ज़ाती मुफादात को बालाए ताक रख के सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए सोचें और इस पर काम करें, ये मेरी इस्तिदा है। जाते हुए मैं कराची के हवाले से आपसे बातें करता रहता हूँ। कराची के हालात अबतर हैं। अभी तक हमें जो 1100 मिलियन रुपीस का जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, अभी हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि ये 1100 क्या 11 रुपए भी कहीं लगते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये शारे नूरजहां, शारे शेरशाह सूरी, खयाबान है, डिफरेंट डिफेंस क्लिफ्टन में सारी की सारी, मैं नाम लूँगा खयाबान ये शारे नूरजहां का, जहाँ पे मेरी रिहाइश भी है, और यहाँ का बदतरीन हाल है। कहीं कोई बनाने वाला नहीं आता, वो खोद के चले जाते हैं। गटर, नाले, गंदगी, गलाजत जा बजा पूरे कराची में दिखाई दे रही है। तो मेरी इस्तिदा है बल्दियाती हुकूमत से, हुकूमत सिंध से, हुकूमत पाकिस्तान से, इमरान खान साहब से कि खुदारा ख़ास तौर पर यह शारे नूरजहां जो कि एक तवील तरीन सड़क है, शारा है कराची की, इसके ऊपर अपनी नज़रें दें और इस पर काम करें।
इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जाते हुए आपसे गुजारिश कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये उर्दू और सहल अंदाज में है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पता चल जाता है कि पूरी दुनिया में और ख़ासकर पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है और मार्केट में क्या कुछ हो सकता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।